हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है एक एडिशनल टॉपिक है जो आपके एग्जाम के प्रेफरेंस से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो आपके पास चल रहा है कैंपेन, उत्तराखंड मांगे भू कानून। उत्तराखंड अपना भूमि कानून चाह रहा है अपने इस वर्तमान सरकार से, क्योंकि आने वाले 2022 में आपके पास इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा टॉपिक उत्तराखंड का भूमि कानून व्यवस्था। ठीक है, उत्तराखंड की भूमि कानून व्यवस्था पर ही आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके वर्तमान स्थिति से भी लेकर के रिलेटेड है। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम उत्तराखंड की भूमि कानून व्यवस्था के बारे में। तो आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है, आप सबको पता है मुद्दा उठा है कि क्या उत्तराखंड को अपना एक भूमि कानून चाहिए। क्यों यह मुद्दा उठ रहा है, आप सबको पता है। उत्तराखंड में क्या पलायन की समस्या बहुत गंभीर स्थिति में बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है उत्तराखंड में ऐसी पलायन की व्यवस्थाएं। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गांव खाली, इस पलायन पे कैसे रोक लगाई जाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल उत्तराखंड में जो भू कानून की मांग उठ रही है उसका मेन कारण है कि बाहरी राज्यों या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा उत्तराखंड पे अपना क्या कब्जा जमाना। क्योंकि उतने लोग उत्तराखंड में खुद उत्तराखंड वासी या बोनाफाइड उत्तराखंड के नहीं है जितने कि बाहरी राज्यों के व्यक्ति उत्तराखंड में अपना शरण बना रहे या अपने व्यवस्थाएं बना रहे। बाहरी राज्यों के जो आर्थिक एवं संपत्ति संपन्न लोग हैं वो लोग उत्तराखंड पर कब्जा कर रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि को खरीद कर फिर या उत्तराखंड में अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में पलायन इतना तेजी से हो रहा है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और इस पलायन को देखते हुए और बाहरी लोगों का उत्तराखंड में आगमन ये एक मुख्य कारण बन चुका है कि उत्तराखंड में क्या अपना एक भूमि कानून व्यवस्था हो। और वो भूमि कानून व्यवस्था कैसी हो, आपके पड़ोसी जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, अधिकतर लोगों की जो मांग उठ रही है वो हिमाचल प्रदेश के भू कानून की तरह ही उठ रही है कि क्या उत्तराखंड का भी जो भू कानून हो वो हिमाचल प्रदेश के जैसा हो। ठीक है, तो क्यों उठ रही है हिमाचल प्रदेश के जैसे भू कानून बनाने की मांग। उत्तराखंड के कई जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं, कई तो संस्थाएं चला रहे हैं, कई इस पलायन पर एक कुछ संयोजक लोग हैं वो, और जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के मूल लोग, वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तराखंड का भी अपना एक भू कानून होना चाहिए। भू कानून होना चाहिए ताकि उत्तराखंड को भी सुव्यवस्थित किया जा सके। उत्तराखंड के लोग रोजगार के चक्कर में अपना गांव को क्या वीरान छोड़कर जा रहे हैं और पलायन की जो समस्या है और भी गंभीर होती जा रही है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आज हम पहले उत्तराखंड के भू कानून जो उत्तराखंड में मांग उठ रही है कि हिमाचल प्रदेश जैसा ही भू कानून होना चाहिए या क्या उत्तर पूर्व राज्यों का जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं उनके जैसे उत्तराखंड के पास भी अपना एक भू कानून हो। ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, इससे पहले हम नजर डाल लेते हैं आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भू कानून पर। ठीक है, तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश का भू कानून कैसा है। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश का भू कानून। हिमाचल प्रदेश भू कानून की जो व्यवस्था है वो इन 3 चीजों पर टिकी हुई है। कौन कौन सी, देखिए हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। इस एक्ट को लाने का जो मेन श्रेय जाता है, इसका एक बार इतिहास देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के फाउंडर यानी कि निर्माता और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन, यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और फाउंडर भी माने जाते हैं कौन, यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं।
ये मुख्यमंत्री ऐसे थे क्योंकि 70 के दशक में हिमाचल प्रदेश की अपनी एक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने राज्य को क्या आर्थिक रूप से सुसंगठित करे, नहीं थे। तो इन बात पर कुछ लोगों में चर्चा हुई और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो पहली गठित सरकार और पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी थे, उन्होंने सोचा कि देखो हिमाचल प्रदेश के पास क्या अपनी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है और इस चक्कर में कहीं हिमाचली जो लोग हैं वो अपनी जमीन बेचना शुरू ना कर दें और हिमाचल पे बाहरी जो आर्थिक संपन्न व्यवस्थित लोग हैं वो हिमाचल के जो भूमि है उन पर के कब्जा अधिक से अधिक ना जमा ले, अतिक्रमण रूप का हिमाचल प्रदेश में ना रह जाए कि जो हिमाचल के मूल निवासी है या हिमाचल के क्या बोनाफाइड लोग हैं वो भूमिहीन रह जाए और बाहरी लोग जो आए हुए हैं वो भूमि संपन्न लोग ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से भी अच्छा हो और उनकी जो भूमि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, इस पर ध्यान देते हुए पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यशवंत सिंह परमार जी और ये सोचता है कि क्यों ना हिमाचल प्रदेश अपना एक भूमि कानून बनाए। ठीक है, और कहने का तथ्य तो ये भी है कि यशवंत सिंह परमार जी जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उनके बीच एक घटना घटती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने हुए निकले होते तो दोस्तों से सुनते हैं कि कोई एक आदमी है क्या करता है कि वो जिसको जमीन बेच देता है अपनी, वहां पर वो जो बाहरी राज्य का व्यक्ति है वो क्या अपना एक अच्छा सा फार्म हाउस खोलता है और जिसकी वो जमीन है वो उसके अंडर में नौकरी कर रहा है। और इस मार्मिक स्थिति को देखते हुए यशवंत सिंह परमार सोचता है कि ऐसी स्थिति अगर आगे चलती रही तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश एक दिन खुद नौकर रह जाएगा, खुद भूमिहीन हो जाएगा और क्या बाहरी लोगों के बाहरी क्षेत्र या बाहरी राज्य से जो लोग हिमाचल प्रदेश में बस रहे हैं वो भूमि संपन्न लोग हो जाएंगे। ठीक है, और हिमाचल जो है उनके अंदर काम करना शुरू कर दे। हिमाचल प्रदेश के जो भावी मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री फाउंडेशन यशवंत सिंह परमार जी वो सोच लेते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से क्या करना है, मजबूत भी करना है और भूमि संपन्न बनाना। तो वो अपनी विधानसभा में अपने सरकार के माध्यम से क्या कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए अपना एक भूमि कानून व्यवस्था लाते हैं कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। इसको जब अपने सरकार के माध्यम से लाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो कृषि भूमि है या कृषक है वो अपनी भूमि को बाहरी लोगों को नहीं बेच सकता है। ठीक है, उन्होंने ये कानून पारित करवा लिया। ठीक है, ये कानून जो था चैप्टर 11 में एक कानून रिफॉर्म कर लेते हैं। 1972 का जो हिमाचल प्रदेश भूमि कानून लाता है उसमें चैप्टर जो 11 था वहां पर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की जो स्थानांतरण व्यवस्था है उस पर रोक लगाना, नियंत्रण करना, उन सब चीज को कानून बनाया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने चैप्टर 11 के अंडर। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड रिफॉर्म एक्ट 1970 भूमि कानून जो है उसके अंडर में चैप्टर 11 है, वो कहता है कि कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, भूमि की जो स्थानांतरिता है उसको नियंत्रित करना है। ठीक है, और इसी एक्ट के अंदर में आता है धारा 118। धारा 118 ये हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी धारा है क्या जो बाहरी लोगों को हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने पर रोक लगाता है। धारा 118 के तहत देखते हैं कि धारा 118 में हिमाचल प्रदेश की जो कृषि भूमि है या कृषक है वो क्या बाहरी राज्य के लोगों को या बाहरी राज्य का कोई आदमी हिमाचल प्रदेश में आकर के भूमि नहीं खरीद सकता है। ठीक है, ये कानून व्यवस्था जो लाई थी वो लाई थी किसने, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और फाउंडर माने जाने वाले यशवंत सिंह परमार जी ने। ठीक है, इस जो एक्ट लाया गया कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और धारा 118 में, ठीक है, धारा 118 में ही ये व्यवस्था की गई कि हिमाचल प्रदेश की जो कृषि भूमि है वो बाहरी लोग या बाहरी राज्यों के लोग वहां भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है,
इस मुद्दे पर क्या हो जाता है, बाद में 2007 में मुख्यमंत्री बनते हैं। 2007 में जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बनते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कि बाहरी राज्य या हिमाचल प्रदेश में जो आदमी जो है, बाहरी आदमी या हिमाचल में 15 साल से जो आदमी रह रहा है या हिमाचल से बोनाफाइड व्यक्ति है, वो 15 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था बाद में अमेंडमेंट होते रहे हिमाचल प्रदेश के कानून में। और 2007 में जब धूमल सरकार बनती है, धूमल जी हिमाचल प्रदेश के 2007 में मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी सरकार में क्या हो जाता है कि वो उस जो हिमाचल प्रदेश का टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1972 का, और उसमें जो चैप्टर 11 में धारा 118 है, धारा 118 में थोड़ा अमेंडमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या 15 साल से जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रह रहा है वो क्या करेगा, 15 साल से जो व्यक्ति रह रहा है वो हिमाचल प्रदेश में अपने लिए एक जमीन खरीद सकता है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 2007 के प्रेम कुमार धूमल जी की जब सरकार बनी थी, प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश के 2007 में मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, उनकी सरकार में ये अमेंडमेंट किया गया था। कब? 2007 में। 2007 के हिमाचल प्रदेश 2007 में क्या बताया मैंने कि 15 वर्ष से जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रह रहा है और हिमाचल प्रदेश से बोनाफाइड व्यक्ति है वो हिमाचल में जमीन खरीद सकता है। ये अमेंडमेंट हुआ था 2007 प्रेम कुमार धूमल सरकार के टाइम पे कि 15 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में रह रहा व्यक्ति और बोनाफाइड हो, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश में 2007 के धूमल सरकार के अंतर्गत में हुआ था। ठीक है, 2012 में क्या हो जाता है, फिर से अब क्या हो जाता है, जब 2007 में 15 वर्ष का अमेंडमेंट किया जाता है कि 15 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में रह रहा और बोनाफाइड हो हिमाचल प्रदेश का, तो वो क्या हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। ये व्यवस्था कर ली थी धूमल सरकार ने 2007 में। 1972 का जो एक्ट था कि हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि बिकाऊ नहीं है या बाहरी लोग वहां क्या भूमि का क्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लिया था किसने, धूमल सरकार ने 2007 में, और उन्होंने वो क्या व्यवस्था कर ली थी कि 15 वर्ष से जो व्यक्ति या बोनाफाइड हो हिमाचल प्रदेश से वो हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। लेकिन 2012 में क्या हो जाता है, 2012 में फिर से वीरभद्र सिंह, 2012 में कौन, वीरभद्र सिंह क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और वीरभद्र सिंह के हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार क्या कर लेती है कि वो जो धूमल सरकार ने 2007 में 15 वर्ष का टेन्योर रखा था हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने का, उसे बढ़ा करके 30 वर्ष कर दिया। अब जो है वीरभद्र सरकार क्या कर लेती है, 15 वर्ष के टेन्योर को और बढ़ा करके 30 वर्ष कर लेती है कि हिमाचल प्रदेश में जो व्यक्ति 30 साल से रह रहा हो और बोनाफाइड व्यक्ति हो वही हिमाचल प्रदेश में क्या जमीन खरीद सकता है। ये अमेंडमेंट किया था वीरभद्र सरकार ने। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, वीरभद्र सरकार क्या कर लेता है, 2007 के धूमल सरकार के जो कानून में अमेंडमेंट किया गया था भू कानून में, उसमें और अमेंडमेंट कर लेते हैं और उस 15 वर्ष को बढ़ा करके क्या 30 वर्ष कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो व्यक्ति 30 वर्ष से रह रहा हो और बोनाफाइड हो वही हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। ठीक है, तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था। आपको कैसी लग रही है हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दें। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो भूमि व्यवस्था है, भू कानून है, अच्छा है हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों के लिए मेरे देखने से काफी अच्छा है। ठीक है, और जो मांग उठी जा रही है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड का जो भू कानून हो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो, यदि ऐसा भी होता है तो काफी हद तक हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी क्या हो सकता है, भू कानून के वजह से थोड़ा सा पलायन रुक जाए या विकास की स्थिति उत्तराखंड में अच्छी कर ली जाए तो वैसी पलायन रुक जाएगा। और कानून व्यवस्था, भू कानून व्यवस्था तो क्या
उत्तराखंड में जरूर सुधरनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पास अभी भी अपना कोई भू कानून नहीं है सुव्यवस्थित। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड का भू कानून कि कैसे चल रहा है उत्तराखंड में भू कानून। ठीक है, अब आपको हिमाचल प्रदेश का जो भू कानून है काफी हद तक समझ आ चुका होगा कि उत्तराखंड के कई चर्चित व्यक्ति और कैंपेन जो चल रहा है, कैंपेन जो उत्तराखंड में चल रहा है सोशल मीडिया पे कई जगह, और कई प्रमुख व्यक्ति जो हिमाचल उत्तराखंड से है वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। ठीक है, उत्तराखंड भी अब अपना भूमि कानून चाहता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में पलायन की बहुत गंभीर व्यवस्था स्थिति चल रही है। ठीक है, जिस पर उत्तराखंड सरकार को लेकर के और उत्तराखंड के खुद व्यक्तियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड सरकार पे ही ये मुद्दा छोड़ दे कि क्या सरकार रोकेगी। जब आप गांव में स्थिर नहीं रहोगे, अपनी गांव की खेती को नहीं करोगे, वहां रहोगे नहीं, अगर कहीं वहां व्यक्ति है ही नहीं, तो विकास की जो योजनाएं हैं वो सरकार वहां किसके लिए लाएगी। आप अपने क्षेत्र में रहिए, वहां सरकार को योजना लाने के लिए मजबूर कीजिए। जनता ही सरकार होती है। यदि जनता ही जागरूक हो तो सरकार खुद ब खुद आपके द्वार जरूर आएगी। तो मेरे देखने से आपको खुद भी जागरूक होना है। ठीक है, तो चले आगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भूमि कानून व्यवस्था के बारे में कि उत्तराखंड में जो भूमि कानून व्यवस्था है कैसे चल रही है। ठीक है, उत्तराखंड में भूमि कानून व्यवस्था जो चल रही है, उत्तराखंड ने अभी तक अपना कोई भूमि कानून नहीं बनाया है। उत्तराखंड में जो भूमि कानून चल रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के भू कानून पर ही के तर्ज पर ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भूमि कानून आया था, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, वही आज भी उत्तराखंड में देखेंगे तो संसाट की नकल आई है। संसाट की नकल आई, किसी भी भूमि या मैप को देखने के लिए अपनी किसके नाम पे आपकी भूमि है, किसके नाम पर आपके खेत है, वो सारी व्यवस्था देखने के लिए क्या उत्तराखंड में आज भी सारे लोग, सारे गांव के लोग या उत्तराखंड के जितने भी निवासी संसाट की नकल ढूंढते। उत्तराखंड में अभी भी कोई अच्छा सा अमेंडमेंट या उत्तराखंड का अपना कोई अच्छा कानून नहीं बना है, जिसका क्या आजकल सोशल मीडिया में काफी ज्यादा कैंपेन चल रहा है, उत्तराखंड मांगे भू कानून। ठीक है, तो उत्तराखंड, चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर उत्तराखंड की जनता खुद जागरूक नहीं होती है तो भू कानून आना उत्तराखंड का अपना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो ये आपके अंदर उम्मीद जगी है उत्तराखंड के वासियों के अंदर, तो वो उस उम्मीद को और जगाइए। उत्तराखंड सरकार को सचेत कीजिए कि हमें भी अपना उत्तराखंड का अपना भूमि कानून चाहिए, ताकि बाहर के आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति जो है उत्तराखंड में रह करके उत्तराखंड के लोगों को भूमिहीन ना कर दे। एकदम जमीन अपने अपने पास ही रखिए, उस पे कार्य कीजिए। बाहर 2 गज की जमीन खरीदने के लिए अपने गांव के खेत के 16-17 खेत ना बेच दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भूमि की काफी ज्यादा पूरे भारत देश को जरूरत पड़ने वाले। आगे समय ऐसा आएगा कि आपको छोटे से 2 गज की भूमि के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो मेरे देखने से भूमि को अभी तक आप अपनी भूमि को नष्ट ना करिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है उत्तराखंड में जो भूमि कानून चल रहा है वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में क्या अभी भी भूमि कानून चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक किया क्या है, सिर्फ ये जो कानून चले आ रहा है 1950 से उत्तर प्रदेश सरकार में, इसी कानून में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेते हैं। जब 2002 में क्या हो जाता है, उत्तराखंड में एक निर्वाचित सरकार गठित हो जाती है 2002 में उत्तराखंड में। ठीक है, और जब 2002 में निर्वाचित सरकार गठित हो जाती है उत्तराखंड में, तो वो सरकार क्या कर लेती है उत्तराखंड में, जो उत्तर प्रदेश का जो ये भू कानून व्यवस्था है 1950 का, उसमें छोटा सा अमेंडमेंट कर लेती है और
इस 1950 के उत्तर प्रदेश भू कानून में उत्तराखंड की नवनिर्वाचित 2002 सरकार क्या कर लेती है, अमेंडमेंट करती है और कहती है कि उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में या पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जो है वो सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक ही भूमि खरीद सकता है। ये भूमि खरीदने की सीमा उस अमेंडमेंट में की गई कि 500 वर्ग मीटर ही भूमि उत्तराखंड में बाहरी राज्य का व्यक्ति खरीद सकता है, वो भी सिर्फ क्या, उद्योग पर्पज के लिए। ठीक है, यदि वो कुछ कार्य करना चाहते हैं उत्तराखंड के में तो उसी पर्पज से उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकता है ताकि उत्तराखंड में भी रोजगार बढ़े। ठीक है, तो 2002 में यह अमेंडमेंट किया गया था उत्तराखंड के भू कानून में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पे अभी भी चल रहा है। 2002 में क्या अमेंडमेंट किया गया कि बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकता है। 2002 के बाद अब उत्तराखंड सरकार 2007 में भी इस अमेंडमेंट में और 2002 का जो आया था कि बाहरी राज्य का व्यक्ति क्या 500 वर्ग यानी कि 500 वर्ग मीटर जमीन बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में खरीद सकता है। ये कानून व्यवस्था में अमेंडमेंट किया गया था भू कानून में उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि 2007 में जब उत्तराखंड में एक और सरकार गठित हो जाती है 2007 में, तो 2007 में क्या किया जाता है कि 2007 में उस अमेंडमेंट में भी एक और अमेंडमेंट किया जाता है और उस 500 वर्ग मीटर की जमीन को क्या सिर्फ 250 मीटर कर दिया जाता है। क्या हो जाता है 2002 में जो अमेंडमेंट किया जाता है उत्तर प्रदेश के 1950 के भू कानून में, कानून व्यवस्था में, उसमें क्या हो जाता है 2002 में 500 वर्ग मीटर बाहरी राज्यों के व्यक्तियों के लिए क्या भूमि खरीदने की सीमा कर लेते हैं 500 वर्ग मीटर। ठीक है, लेकिन 2007 में उस अमेंडमेंट में भी एक और अमेंडमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि बाहरी राज्य के व्यक्ति जो है सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही क्या उत्तराखंड में जमीन खरीद सकते हैं सिर्फ उद्योग पर्पज के लिए। यदि उन्हें वहां कुछ कार्य करना है उसी पर्पज के लिए, क्या है कृषि भूमि, उसके बाद वो डिपेंड है जमींदार पे जिसकी वो भूमि है, जो भू का मालिक है वो उस पर डिपेंड है कि वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। वो तो खैर अभी भी है, लेकिन उत्तराखंड अभी तक अपना भू कानून अच्छे से जो चाहिए उत्तराखंड सरकार को या उत्तराखंड के लोगों को जो जरूरत है इस पहाड़ी हिमालयी राज्य को उत्तराखंड को, वो कानून अभी तक उत्तराखंड को नहीं मिला है। ठीक है, 2002 में 500 वर्ग मीटर सीमा की जाती है भूमि खरीदने की बाहरी राज्यों के लिए और उसमें अमेंडमेंट किया जाता है 2007 में। 2007 में किया जाता है कि सिर्फ 250 मीटर वर्ग मीटर ही बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है। ठीक है, कब 2007 के अमेंडमेंट में। ध्यान देना उत्तराखंड का अपना कोई भू कानून नहीं है, उत्तर प्रदेश के 1950 के भू कानून व्यवस्था पर अभी भी उत्तराखंड चल रहा है। ठीक है, और उस पे 2002 में जब नवनिर्वाचित सरकार बनती है उत्तराखंड की तो वो क्या कर लेता है, पहला अमेंडमेंट करता है कि 500 वर्ग मीटर जमीन रख लेता है कि 500 वर्ग मीटर तक क्या बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन उत्तराखंड में खरीद सकता है। और उसके बाद 2007 में अमेंडमेंट होता है और वहां पर 250 वर्ग मीटर ही जमीन कर ली जाती है बाहरी राज्यों के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो उत्तराखंड के लोगों के लिए समस्या पैदा कर चुका है 2018 का धारा 143 का। ठीक है, धारा 143 का क्या है, ठीक है, और 2018 का अमेंडमेंट भूमि कानून पर क्या है जो उत्तराखंड के लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। 2007 में क्या है, 2007 में किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि 250 वर्ग मीटर ही जमीन उत्तराखंड में खरीदी जा सकती है बाहरी राज्य के व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार बनती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2017 में निर्वाचित होते हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में क्या किया जाता है 1950 उत्तर प्रदेश भू कानून जो है जिसके तर्ज पर उत्तराखंड अभी भी चल रहा है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। 2018 में क्या किया जाता है, अमेंडमेंट ये किया जाता है कि उसमें एक धारा 143 का
धारा 143 का जोड़ी जाती है 2018 में। उत्तराखंड का जो यूपी के तर्ज पर भू कानून चल रहा है 1950 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, धारा 143 का ये जोड़ा जाता है। ये इसलिए जोड़ा जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति अब जमीन बेचेगा, क्योंकि पहले जो होता था कि यदि आपने उद्योग पर्पज से जमीन खरीदी है, ठीक है, और उद्योग पर्पज से ही उत्तराखंड में जमीन खरीदी जाती थी, तो उत्तराखंड में जब आपने जमीन खरीदी तो उस पे क्या होता था कि आपको, अगर वो जमीन कृषि भूमि पे रजिस्टर्ड है, तो कृषि भूमि को उद्योग भूमि में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या एक प्रक्रिया चलानी पड़ती थी तब, और उसके बाद कृषि भूमि को उद्योगी भूमि में क्या परिवर्तित कराया जाता था। ठीक है, मतलब जो कृषि भूमि है, यदि आप उसे खरीदते हो तो आपको यदि उस पर कुछ काम करना है, फैक्ट्री खोलनी है किसी भी चीज की, तो उसे उद्योग भूमि में परिवर्तित करने के लिए आपको सरकार से कुछ प्रक्रिया लेनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को धारा 143 का के तहत उत्तराखंड सरकार ने 2018 में अमेंडमेंट करके क्या कर लिया, खारिज कर लिया और कहा कि यदि भूमिधर जिसकी भूमि है वो अगर अपनी भूमि को बेचना चाह रहा है और जो खरीद रहा है उनको अब क्या, जो कृषि भूमि है या उद्योग भूमि को कृषि भूमि, कृषि भूमि को उद्योग भूमि में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए आपको कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनानी है। अन्य प्रक्रिया अपनाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही भूमि बेचने वाला भूमि खरीदने वाले के नाम अपनी जमीन को रजिस्टर्ड कर लेता है, तो वो भूमि खुद ही क्या कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ये व्यवस्था खारिज की गई कि अब वो कृषि भूमि है या उद्योग भूमि है, जब बेचने वाले ने खरीदने वाले को बेच दी तो अब वो उसके नाम पे ज्यों के त्यों रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये व्यवस्था कर ली थी किसने, उत्तराखंड में 2018 में धारा 143 का के तहत उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, और इसमें एक धारा और भी जोड़ी गई जिसने उत्तराखंड के जनता के गले में क्या एक हड्डी फंसाने वाला काम कर दिया है। कैसे, धारा 158 में क्या है, धारा 158 में ये है कि जो अब क्या है उद्योग पर्पज से उद्योग उद्देश्य से उत्तराखंड में अब चाहे बाहरी व्यक्ति उद्योग उद्देश्य से यानी कि कुछ कार्य करने, फैक्ट्री लगाने या होटल है, तो जो 2002 में 500 वर्ग मीटर की जो सीमा लगी थी कि इतना ही बाहरी व्यक्ति खरीद सकता है, या फिर उसे 250 कर दिया गया था 2007 में, उन दोनों समय सीमा को खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया। लोगों ने जमीनें बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था अभी है नहीं कि रोजगार की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार में हो, उत्तराखंड राज्य में हो, अच्छी शिक्षा पहाड़ों में हो। कुछ ही हब है उत्तराखंड में जहां शिक्षा अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, रोजगार कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 80% से ज्यादा पहाड़ी जो हमारा हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, वहां के अधिकतर जो जिले हैं वो पहाड़ी जिले, पर्वतीय जिले हैं, और वहां ये व्यवस्था अभी तक उतनी नहीं है कि रोजगार व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। ऐसी स्थिति उत्तराखंड में अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, नहीं बनी। और यहाँ पर धारा 154 ने जो 2018 में भू कानून में जोड़ा गया था, ये धारा 154(2) धारा जो 1950 के कानून में जोड़ी गई, वो समस्या खड़ी कर गए, क्योंकि इसके माध्यम से जब उद्योग पर्पज से बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदना शुरू कर दिया, तो वहां पर कोई सीमा नहीं थी कि आप इतनी तक ही जमीन खरीद सकते हो, क्योंकि 2007 और 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया था 500 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर का, वो भी 2018 में खत्म कर लिया गया और बाहरी लोगों के लिए जमीनें खरीदने का रास्ता उत्तराखंड में साफ कर दिया गया। आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भू कानून व्यवस्था के लिए जोर शोरों से कैंपेन चल रहा है। उत्तराखंड के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई बच्चों से लेकर बड़े लोग और उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस पर मुद्दा उठाया, अपनी बात रखी है। ठीक है, कि क्या उत्तराखंड का भी अपना कानून हो। क्यों? उसका कारण है धारा 154(2).
धारा 154(2) ये उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड की जनता के लिए एक समस्या खड़ी कर रहा है। क्यों? बाहरी लोग जमीनें खरीद रहे हैं, उत्तराखंड के लोग यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं बाहर रोजगार के लिए। इतना ध्यान जरूर दे, अपनी जमीन पर ध्यान जरूर दे, क्योंकि जमीन आगे आपको विकास का, आपको रोजगार भी देगी, सब कुछ देगी। जमीन को जरूर अपने पास रखे। बाहरी लोगों ने आपकी ही जमीन पर आपको कम पैसे दे करके उस पर करोड़ों, उससे भी 3 गुना 4 गुना ज्यादा व्यापार कर रहा है और अच्छी कमाई कर रहा, अपना अच्छा रोजगार चला रहा है और अपने शासक कईयों को रोजगार दे रहा है। तो ये काम उत्तराखंड की जनता भी कर सकती है, अपनी भूमि को सही तरीके से प्रयोग में लाके। कुछ कृषि कार्य कीजिए, कुछ अच्छे वहां पर अपनी व्यवस्थित रोजगार के लिए बनाइए। उत्तराखंड में तो पर्यटक स्थलों की भरमार है और ऐसी जगहों पे आपके पास यदि जमीनें हैं तो उस जमीने को ना बेचे, ठीक है। क्योंकि समस्या यहाँ पर धारा 154 उत्तराखंड के सरकार की जनता के लिए भी हो चुका है, जो 2018 में जोड़ा गया था कि उत्तराखंड में उद्योग व्यापार के लिए कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी जमीन बाहरी राज्य के लोग उत्तराखंड में खरीद सकते हैं, ठीक है। आजकल जो कैंपेन चल रहा है, अब हम आपको उन व्यक्तियों के नाम भी बता देते हैं जो इस पर मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड का भी अपना एक भू कानून होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं वो मुद्दा कौन कौन लोग उठा रहे हैं। आपको समझ में आ चुका हो कि 2018 में इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश का भू कानून कैसा है। कुछ व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में भी चाहते हैं भू कानून, कोई चकबंदी कानून चाहता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का भू कानून काफी हद तक अच्छा ही है, ठीक है। तो उसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी क्या भू कानून होना चाहिए, ऐसी मांग कई सारे प्रमुख व्यक्ति उठा रहे। आइए हम उन व्यक्तियों के नाम आपको बता देते हैं और उनका कहना क्या है वो भी आपको समझा। जितने भी यूकेएसएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने कई एग्जाम में ये नाम जरूर देखा होगा, हेमंत पांडे। ये क्वेश्चन मेरे देखने से कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हेमंत पांडे का संबंध किससे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड के मूल निवासी है हेमंत पांडे जी। और हेमंत पांडे जी क्या है, एक कई बार आपको देखने को मिला होगा हेमंत पांडे नाम। हेमंत पांडे जो है वो बॉलीवुड में अभिनेता है जो उत्तराखंड के मूल निवासी है और ये भी महाराष्ट्र मुंबई में रहकर, बाहर रह करके ये मुद्दा उठा रहे, उत्तराखंड मांगे भू कानून। इस कैंपेन में इन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि उत्तराखंड का जो भू कानून है कैसा होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के जैसे। इन्होंने क्या मुद्दा उठाया था कि हिमाचल प्रदेश का जैसा भू कानून है ऐसी भू कानून व्यवस्था क्या उत्तराखंड सरकार को भी करनी चाहिए। ये तो कहा किसने? हेमंत पांडे जी ने, ठीक है। कौन है? ध्यान रखना, हेमंत पांडे जी उत्तराखंड के मूल निवासी है, क्या है, और बॉलीवुड के अभिनेता है, ठीक है, कलाकार हैं एक तौर से। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि हेमंत पांडे का संबंध किससे है, तो अभिनय से इनका संबंध, एक अभिनेता है, ठीक है। और उत्तराखंड मांगे भू कानून कैंपेन में ये भी अपने ट्विटर से काफी उत्तराखंड के लिए क्या कैंपेन कर रहे हैं कि उत्तराखंड का जो कानून, भू कानून बने हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर बने। इनका कहना ये था। अब देखिए कपिल डोभाल जी। कपिल डोभाल जी इन्होंने भी क्या उत्तराखंड मांगे भू कानून कैंपेन में और उत्तराखंड के लिए अपना एक भूमि कानून व्यवस्था के लिए ये भी क्या अपनी तरफ से कैंपेन चला रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड का भी अपना एक भूमि कानून होना चाहिए। और कपिल डोभाल जी कौन है ये भी ध्यान दें, क्योंकि व्यक्तित्व में उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि किस व्यक्ति का संबंध किस चीज से। हेमंत पांडे जी का संबंध अभिनय से था, बॉलीवुड एक्टर हैं। कपिल डोभाल जो क्या है उत्तराखंड से ही है
और ये क्या कह रहे हैं, ये गरीब क्रांति अभियान उत्तराखंड के संयोजक है। ठीक है, पूछा जाएगा कि गरीब क्रांति अभियान उत्तराखंड का एक अभियान है जिसमें क्या इसके संयोजक कौन है, तो कपिल डोभाल जी है। ठीक है, ध्यान दे, तो कपिल डोभाल जी उम्मीद क्या उठा रहे हैं, कपिल डोभाल जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के भू कानून में क्या चकबंदी कानून भी होना चाहिए। कपिल डोभाल जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो भू कानून व्यवस्था है उसमें क्या चकबंदी कानून उत्तराखंड का भी अपना होना चाहिए। ये जो कैंपेन में कह रहे हैं कपिल डोभाल जी कह रहे हैं ये बात। अब बात करते हैं पलायन एक चिंतन। पलायन एक चिंतन के संयोजक हैं रतन सिंह असवाल जी। वो भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश व अन्य उत्तर पूर्वीय जो हिमालय राज्य है अगर उनका अपना भू कानून है तो उत्तराखंड का भू कानून क्यों नहीं है। उत्तराखंड को भी अपना एक भू कानून चाहिए। ये मांग पलायन एक चिंतन के संयोजक रतन सिंह असवाल जी उठा रहे हैं। ये जो नाम आपको बता रही वो जरूर ध्यान रखिए क्योंकि उत्तराखंड के व्यक्तियों को पूछा जाता है कि संयोजक कौन है या फिर किसका संबंध किस चीज से है। तो रतन सिंह असवाल पलायन एक चिंतन के संयोजक है। ठीक है, इससे पहले जो बताया था कपिल डोभाल वो किसके संयोजक है, गरीब क्रांति अभियान के संयोजक कौन है, कपिल डोभाल है। और हेमंत पांडे का संबंध क्या है, अभिनेता है बॉलीवुड में, वो भी उत्तराखंड मूल के हैं। तो ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। और पहला अमेंडमेंट जो 1950 में किया गया था उत्तराखंड के भू कानून में वो 2002 में किया गया था जिसमें 500 वर्ग मीटर रखी गई थी। ठीक है, बाहरी राज्यों के लिए भूमि खरीदने की व्यवस्था। और 2007 का जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें 250 वर्ग मीटर रखा गया था। ठीक है, और उस अमेंडमेंट में एक 2018 का अमेंडमेंट होता है जिसमें धारा 143 का और धारा 154(2) जोड़ा जाता है। धारा 143 के तहत क्या किया जाता है कि जो भूमि बेची जा रही है उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करना या फिर उद्योग भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया नहीं चलानी पड़ रही थी। ठीक है, ये खत्म कर लिया गया। और 154 के तहत क्या कर लिया कि बाहरी राज्य के लोगों के लिए जो समय भूमि खरीदने की सीमा रखी गई थी 500 बार में 250 वर्ग मीटर, वो भी खत्म कर ली गई। और अब बाहरी लोगों के लोग क्या आजकल अंधाधुंध क्या जमीनें खरीदी जा रही है बाहरी लोगों के द्वारा उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में भूमि कानून अपना एक होना जरूरी है क्योंकि पलायन की समस्या, कई सारी समस्याएं उत्तराखंड में पनप रही है। सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उत्तराखंड की वो लुप्त होती जा रही है। ठीक है, बाहरी संस्कृतियां उत्तराखंड में पनप रही है। ऊपर से आपके जो भूमि व्यवस्थाएं वो खत्म होती जा रही है, खेती खत्म हो रही है। कई समस्याएं उत्तराखंड में है, लेकिन समस्याएं तब ही आपकी सॉल्व हो सकती है जब क्या उत्तराखंड की जनता स्वयं जागेगी। जनता जागेगी तो सरकार स्वयं जागेगी। आप ध्यान रखिए कि आपको अपना विकास स्वयं करना है। ठीक है, तो यदि आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड और आपके जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। वन दरोगा की सीरीज आपके लिए चल रही है और आपके पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको हमारे इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स आप जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।